कभी इसने नहीं सोचा कि एक निर्भया की मौत हुई है संदिग्ध स्थिति में, और यहाँ हजारों लड़कियां रह रही हैं पटना शहर में, उसके माँ पिताजी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। पटना में कुछ नहीं हुआ, आज जो वीडियो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, तो ये जो है ना, ये सीसीटीवी फुटेज अभी झांकी है, और उसके परिवार वाले जो बात छुपा रहे हैं ना, अभी काशी मथुरा आना बाकी है। अरे बच्चियों का सवाल है, इस तरीके की खबरों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है समझ में ही नहीं आ रहा है। लोग चलाए जा रहे हॉस्टल में, ऐसा भी अंधेर कर दी है। मुझे लगता है कि कोई भी सभी परिवार हॉस्टल में अपनी लड़की को रखेगा नहीं, ऐसा परसेप्शन बना दिया गया। तो ये जो बात पहुंचाने वाला लोग है ना, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा सातिर है, षड्यंत्रकारी है। हाँ, लड़की नहीं निकलती है। उस दरमियान जो बातचीत हो रही है, लड़की कह रही है कि जब से घर से आई है कुछ बोल नहीं रही है। अब ठीक है, सीबीआई जांच करे, सीबीआई जांच में जो कुछ भी सामने आए, लेकिन बिहार पुलिस को इस एंगल पर जांच करना चाहिए। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आपका स्वागत है। आज हॉस्टल का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, या फिर यूं कहें कि पुलिस ने जारी कर दिया, जिस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद कई ऐसे सवाल, जिन सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया, या फिर यूं कहें कि लगातार जिन बातों को हम लोग कह रहे थे, उन तमाम बातों पर एक एक कर कर मोहर लग रही है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। सर, लगातार आप कहते रहे कि अस्पताल, क्या माफ कीजिएगा, हॉस्टल में कुछ नहीं हुआ, पटना में कुछ नहीं हुआ। आज जो वीडियो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, देखने के बाद क्या कहा जाए? श्री राम अयोध्या वाला आंदोलन के समय में जो है ना, बीजेपी का एक नारा था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये जो है ना, ये सीसीटीवी फुटेज अभी झांकी है, और उसके परिवार वाले जो बात छुपा रहे हैं ना, अभी काशी मथुरा आना बाकी है। और जितने इनके इस तरीके से जो लोग इस मामले को भटकाने में लगे हुए थे, सभी लोग एक एक करके लोग एक्सपोज होंगे, जो चाहे वो सांसद पप्पू यादव हो, चाहे यूट्यूबर्स का वो सारा टीम हो। देखिए, बेसिकली देखिए, सवाल ये नहीं था, सवाल आप खबर चला रहे थे कि भाई रसूखदार लोग, मंत्री के बेटे, वो बस क्या क्या कुछ भी कहा गया। हाँ, बोलेरो गाड़ी आता था, महंगी लग्जरी गाड़ियां आती थी, लड़की यहाँ से अब बताइए कि ये अपने खबर चलाने में कभी इसने नहीं सोचा कि एक निर्भया की मौत हुई है संदिग्ध स्थिति में, और यहाँ हजारों लड़कियां रह रही हैं पटना शहर में, उसके माँ पिताजी के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि बाप रे, यहाँ तो लड़की सप्लाई हॉस्टल में क्या होता है, क्या पटना में लोग जाने लगे यहाँ से छोड़ छोड़ कर। ड्रग्स दिया जाता है। देखिए, ये अभी अनुसंधान का विषय है। हमें लगता है कि बिहार पुलिस को ये बात करना चाहिए कि सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में अपना खोलना शुरू कर दिया। इससे जो बाहर का जो कोचिंग पढ़ने वाले छात्र आए, बिहार के जो लोग जाते थे, वो धीरे धीरे अब उसकी संख्या कम होने लगी है। पटना अब एक हब बनने लगा है। तो ये सारी कोशिश, सारे यूट्यूबर्स के सहारे ये खबर चलाना, नेताओं के द्वारा बयान दिलवाना, ये जो कुछ भी है ना, वो लॉबी, जो कोचिंग माफियाओं का जो लॉबी है, जो दिल्ली, कोटा के जगहों पर जो काम कर रहा है, कहीं न कहीं हमें लगता है कि वो माफिया इसके पीछे था, जो इस्तेमाल किया इन लोगों को। साधारण सी घटना घटी या जो भी हुआ, घटना घटी, 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक लड़की का इलाज हुआ, निर्भया का। 11 तारीख को उसका डेथ हो जाता है, 12 तारीख को उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, और फिर सारे लोग गुलबी घाट पहुंच जाते हैं, और गुलबी घाट से फिर खेला शुरू होता है। और फिर सैदपुर हॉस्टल के लड़के हो, या यहाँ जो भूमियार समाज के जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हैं, उन तक ये बातें पहुंचाई जाती है। तो ये जो बात पहुंचाने वाला लोग है ना, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा सातिर है, षड्यंत्रकारी है। हाँ, और इस खेल के पीछे यहाँ जो कोचिंग एस्टेब्लिश हो रहा था, बिहार के अभिभावकों का जो एक भरोसा पटना पर जमने लगा था कि हम अपने यहाँ, हमारी बेटी सुरक्षित है। मतलब किसी चैनल वाले ने ये खबर चलाने के समय एक बार भी ये जरा नहीं सोचा कि हम जो खबर चला रहे हैं उसमें हजारों लड़कियां जो यहाँ रह रही हैं, उसके भाई को, उसके बाप को, उसके चाचा को, उसके मामा को, उसके मौसी को, उसके दादी को क्या बीत रहा होगा। चलाए जा रहे हैं अनाप शनाप कि लग्जरी। अरे भाई,
हॉस्टल में ऐसा भी अंधेरगर्दी है मुझे क्या? लगता है कि कोई भी सभी परिवार हॉस्टल में अपनी लड़की को रखेगा नहीं, ऐसा परसेप्शन बना दिया गया। सारे हॉस्टल व्यवसाय से जो ठीक है, हॉस्टल में उस तरीके का व्यवस्था नहीं है जिस तरीके से लड़कियों से लोग पैसा लेते थे। कोटा में क्या है, दिल्ली में क्या है, हर जगह कोचिंग के आसपास के जो इलाके हैं वहां इसी तरीके से लड़के लड़कियां रह रही हैं। आप बेहतर व्यवस्था कहीं नहीं है। कम से कम बिहार में एक कोचिंग का माहौल बन रहा था, बड़े बड़े टीचर भी पटना में आके पढ़ाने लगे। ग्रामीण परिवेश की लड़कियां जो दिल्ली अफोर्ड ने, मान लीजिए 10,000 रुपया 12,000 रुपया में यहाँ पटना में अभी भी आराम से लड़कियां रह सकती है, लड़का रह सकता है, लेकिन इतने रुपये में दिल्ली में नहीं रह सकता, कोटा में नहीं रह सकता है। तो गांव में जो पढ़ने वाले, गांव से जो पढ़कर निकलने वाले लड़के लड़कियां थी, उसको माँ पिताजी पटना भेजने लगे। सब्जी जो है, सब्जी बस गाड़ी घोड़ा दूध वूध जैसे जैसे भेज के अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे थे। इस तरीके का माहौल बनाया गया कि यहाँ ड्रग्स, चरस, स्मैक बेच रही है हॉस्टल की लड़कियां नेता के यहाँ जा रहा है। अरे भाई, हद स्थिति है, अंधेरगर्दी है क्या? मुंबई है क्या? ये बिहार है, पटना है, यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर कोई एक दूसरे को पहचानता है, क्या किसकी एक्टिविटी है वो पता चल जाएगा। और इसके लिए हॉस्टल जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से बदनाम किया गया है इस हॉस्टल इंडस्ट्री को, हमें लगता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे गहरी साजिश है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक वीडियो जो आया, उस वीडियो में गौर से सुनने के बाद लड़की जो दरवाजा मतलब पीट रही है कि बाहर निकलो, लड़की नहीं निकलती है। उस दरमियान जो बातचीत हो रही है, लड़की कह रही है कि जब से घर से आई है कुछ बोल नहीं रही है। ना खोल रही है, तो ये तो बताता है कि पटना में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दरवाजा तोड़कर निकाला जा रहा है। और लड़की जब से पटना हॉस्टल पहुंची वो किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही है। जरूर कोई बातचीत घर से आने के दौरान या फिर उससे पहले उसके साथ हुआ, कुछ घटना घटी जिस कारण से वो बहुत निराश थी या फिर मेंटली तौर पर वो बहुत परेशान थी। देखिए, आज भी हमने जो एक स्टोरी चलाई है उसमें हमने चर्चा की है कि लड़की मखदूमपुर में जाकर ट्रेन में चढ़ती है, फिर जहानाबाद कोर्ट में उसके पिताजी आते हैं, स्टेशन पर उनको उतार के लेकर जाते हैं, फिर जहानाबाद शहर में माँ के साथ जाकर मार्केटिंग करती है, फिर आकर जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर फिर चढ़ती है ट्रेन में। और कहा जा रहा है कि उस दौरान पैरासीटामोल और 11,000 रुपया उसके पिताजी अपनी बेटी को एटीएम से निकाल के 11,000 रुपया दी है। तो कुछ बात तो है, किसी बात को लेकर निर्भया नाराज तो थी या गुस्से में थी। और ये बच्ची जो उसके साथ पढ़ने के लिए जाती थी, वो जब ये बात बोल रही है कि 3:30 बजे करीब हॉस्टल में पहुंची है वो, तो भाई छुट्टी के बाद, ठंडा के समय छुट्टी था, बहुत कम लड़कियां थी, लेकिन जैसे ही लोग आए सब अपने अपने जो घर से आ रही है कुछ न कुछ लेकर आता है। हम लोग भी हॉस्टल में रहते थे तो लड़का लोग इंतजार करता रहता था, खास करके जब गए तो लिट्टी लेके आए कि नहीं, बिहार का लिट्टी, क्या कहते हैं, दिलवा लेके आया है कि नहीं, ये सब चीज। और घर से आने के बाद लोग बैचलर लाइफ में मिलते जुलते हैं, अचार लेके, हाँ अचार लेके आया, क्या सब घर से लेके आया है। अगल बगल के रूम वाला जो, अरे आ गया संतोष, क्या लाए घर से तू, सब ठकुआ लाए कि नहीं, पिरिकिया लाए कि नहीं, अब उसमें सब लोग बांट के गए। जो लड़के लड़कियां इस तरीके से आती हैं, घर से आई तो कुछ न कुछ खास लेके पकवान लेके आती है, तो वो सुने कि कोई मतलब बात करने की कोशिश कर रही है, किसी से बात वो नहीं कर रही है, मतलब एकदम गुमसुम रह रही है। हर कोई हैरान थे कि क्या हो गया इसको। तो लगा होगा कि भाई घर से आने के बाद थोड़ा परेशान रहता है, माँ पिताजी से 10 दिन आए थे, वो भी होता है, लेकिन लड़की तो कह रही है कि भाई घर से आई है तो बहुत किसी से गुमसुम रह रही थी। तो यही सवाल हम बार बार कर रहे थे ना। आज जिस तरीके से हम 18 तारीख से इस खबर पर हैं और 18 तारीख से हम कह रहे हैं कि पटना में कुछ भी नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है पटना से बाहर हुआ है, परिजन को मालूम है, परिजन को भनक है, मालूम है। आज वो साथ देते पुलिस का, SIT का, आज मीडिया को ये जानकारी देते कि हाँ कुछ न कुछ परेशानी हुई थी, अब इस परेशानी की वजह क्या रही, तो वो बातें 2 मिनट में आती, तो इस तरीके का की घटना जो हुई है उसका असल कल्पित कौन है वो पकड़ा जाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया या फिर जो फॉरेंसिक जांच में आई, ठीक है, वो जो कुछ भी आया, लेकिन ये तो इस फुटेज में तो बता रहा है ना कि यहाँ उसके साथ कुछ नहीं हुआ।
सब लोग मिलकर आप बताओ, मीडिया की बेशर्मी देखिए, यूट्यूब के और बड़े सब लोग अपने, कई ऐसे हमारे मित्र हैं, हमारे गुरुजी भी रहे हैं, कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो मेन एक्सट्रीम मीडिया से आज यूट्यूब चला रहे हैं, सोशल मीडिया। अब वहां गोद में लड़की को जो उठा के जा रहा है, उसको कह रहा है देखो देखो लड़का कौन है, ये लड़का कौन है। सबको पता है कि भाई उस गार्ड है जिसको नीचे से बुला के लाया है, सामने फुटेज में दिख रहा है कि लड़की को उठा के ले जा रहा है। अरे भाई गजब, मतलब सेंसेशन फैला रहे हैं। अरे बच्चियों का सवाल है, इस तरीके की खबरों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है समझ में ही नहीं आ रहा है इन लोगों को, चलाए जा रहे। अरे जब साफ कुछ फुटेज में दिख रहा है कि हल्ला कर रही है, नाम लेकर बच्चियां बुला रही है, ढकढका रही है, अंत में गार्ड को, भाई लड़कियों से जब नहीं हुई तो गार्ड को बुलाना पड़ा, तोड़ा है, और वो गार्ड उसको गोदी में उठा कर लेके जा रहा है। इतनी मानवीय संवेदना भी तो होनी चाहिए। उस लड़के के बारे में हम इस तरीके से दिखा रहे हैं जिसने मदद किया है उस हॉस्टल में रहने की वजह से, हॉस्टल के गार्ड होने की वजह से आप उसको विलेन बना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वही कुछ किया है। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति रहा ना, इससे इनको पता नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है बिहार का, कितना नुकसान पटना का हुआ है। पटना जैसे शहर में जहां आज भी अन्य जगहों की तुलना में अगर बात करिए तो महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर एक अलग नजरिया है। जिसके मकान में आप हैं वो अभिभावक की भूमिका में है, बहुत नजर भी रखता है कि भाई लड़की है तो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। उस सारे रिश्तों को इन लोगों ने तार कर दिया है। अब ठीक है, सीबीआई जांच करे, सीबीआई जांच में जो कुछ भी सामने आए, लेकिन बिहार पुलिस को इस एंगल पर जांच करना चाहिए कि पिछले 15 दिनों से जो यूट्यूब वाले सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जिसको जो गंद मचाए हैं लोग, हाँ, जिसको जो मन हुआ चलाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चूंकि इस पूरे प्रकरण में परिवार के कई लोग जो झूठ बोलने का जिन पर आरोप भी लगा, एक मामा का जो रोल रहा, मामा ने पहले कहा कि भाई अस्पताल ने कपड़ा नहीं दिया, उसके बाद पुलिस को उन्होंने कई दिन कपड़ा उपलब्ध कराया, एक झूठ। दूसरा झूठ कि मामा ने यह भी बयान दिया कि भाई जब हम लोग हॉस्पिटल के बाद हॉस्टल गए तो वहां गेट नहीं टूटा हुआ था, जबकि उन्होंने कहा कि गेट तोड़कर निकाले हैं। अब तो सीसीटीवी में दिख रहा है कि गेट तोड़ा गया है। तो ये झूठ पर झूठ बोलना लगता नहीं कि पूरे केस को उलझा कर रख दिया। अरे वाकई में भाई, अगर आप दवा को लेकर ही क्या बोल रहे थे कि दवा को लेकर कि भाई पुलिस रख दिया है, जब दवा दुकानदार तक पुलिस पहुंच गया तब कहे कि हम लिए थे, मतलब गलती से चला गया दवा उसके पास। तो ये सारी बातें ऐसी हैं, बार बार परिजन झूठ बोल रहा है, तो कुछ न कुछ दाल में तो काला है। डायरी को लेकर भी बोला गया कि भाई डायरी नहीं लिखती है, बाद में स्वीकार किया तो डायरी तो हर कोई लिखता है, हर कोई लिखता है। तो ये जो झूठ है ना, पूरे परिवार को मतलब शक के दायरे में लाया। वो सत्य के साथ SIT को अगर सहयोग किए रहते तो ये केस सीबीआई के जाने की जरूरत भी नहीं थी, सब कुछ सामने आया था। लेकिन इतना झूठ उन्होंने बोला ना। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात है, वो हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे कि इस पूरे मामले में जो सियासत हुआ है और जिस तरीके से टारगेट किया गया है, देखिए इसमें कई तरह के एंगल रहे। हॉस्टल माफियाओं का, क्योंकि यहीं से बच्चा जाता है ना, उसका भी एक लॉबी यहाँ पर है, उसका हर महीने कहाँ कोटा या जहाँ कहीं भी भेजता है, इसके माध्यम से जाता है, जिसको अलग कमीशन मिलता है। वो सारा बंद हो रहा था। एक लॉबी वो था ही। दूसरा लॉबी था कि अस्पताल वाला लॉबी, कि भाई प्रभात अस्पताल को इतना ज्यादा डिस्क्रेडिट कर दो कि उसका अस्पताल का बिजनेस गिर जाए। दवा बाकी माफिया जो है उस खेल में शामिल था साहब। और तीसरी लॉबी थी जो उप मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहा था, सम्राट चौधरी को। तो कई तरह के नैरेटिव इसके सहारे साधने की कोशिश हो रही थी, और उसी का नतीजा हुआ कि निर्भया, जिसकी न्याय की लड़ाई हम लोगों ने लड़नी शुरू की, पता नहीं आगे भी उसे न्याय मिल पाएगा कि नहीं, कहेगा कहना मुश्किल है। लेकिन इसके आड़ में कई तरह की नैरेटिव सेट करने वाले लोगों ने बिहार के माहौल को पिछले 20 दिनों से मतलब कई लोग टारगेट करके अपना एजेंडा वसूली का भी एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं। सब किसी को हंगामा कर रहे हैं कि सारा हॉस्टल अब हमको पैसा दे, अस्पताल से पैसा ले लिया। कई लोग चुप भी हुए कुछ मामले पे। हाँ, तो यही सारी चीजें हैं। लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण बात है कि आज वीडियो फुटेज के जारी होने से वो बात स्पष्ट हो गया कि इसके साथ पटना में कुछ भी नहीं हुआ है। अब आखिर वो निराश क्यों हुई, किस वजह से उसकी जान गई, ये तो अब सीबीआई आएगा तो उसका खुलासा करेगी। तो चलिए, संतोष सर लगातार डे 1 से कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में निर्भया ने या सुसाइड की या फिर निर्भया के साथ कुछ गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ पटना में नहीं हुआ। ये बात डे 1 से कह रहे हैं। अब जो सीसीटीवी कैमरा आया है, जो फुटेज आया है,
उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि निर्भया आती है, वहां की लड़कियां, कैमरे में जो रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसमें वो बोल रही है, उसमें सुन भी पा रहे होंगे, उसने कही कि भाई जब से आई है किसी से बात नहीं करी है। तो आखिर घर से आई तो उसके साथ घर पर कुछ हुआ, रास्ते में कुछ हुआ, लेकिन पटना में कुछ नहीं हुआ, ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये इस पूरे मामले में उठा कि भाई परिवार के कई लोग झूठ आखिर क्यों बोल रहे हैं। मामा संदिग्ध स्थिति में, मामा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे चुके, एक के बाद एक कई झूठ मामा की तरफ से बोले गए और वो तमाम झूठ पकड़े भी गए। एक सीसीटीवी कैमरा दिखा कि दरवाजा टूट रहा है, जबकि मामा ने कहा कि नहीं, दरवाजा टूटा हुआ नहीं था, जब हम लोग हॉस्टल गए तब। अलग अलग लोग अपना अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश में लगे, कई लोग कामयाब हुए और कई लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं किसी प्रकार से अपने एजेंडे पर हम जो है वो सफलता प्राप्त कर ले। बहरहाल कह सकता नहीं कि अभी ट्रेलर है फिल्म का जो आज वीडियो रिलीज हुआ है, आगे देखिए पिक्चर में क्या क्या आपको देखने को मिलता है प्रमाण के तौर पर। हालांकि संतोष सर ने पहले ही कई बातों को कह दिया जिसके कारण कई लोगों ने भला बुरा, गाली गलौज, हर मतलब कि कहते हैं कि सीमा का पार कर जाना, वो सब कुछ तार तार कर दिया। लेकिन क्या होता है कि सच दबता नहीं है, सच को आप कब तक दबा कर रखेंगे। चीजें अब एक एक करके सामने आनी शुरू हो गई है। बहरहाल इस पर रिपोर्ट इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।